नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी मिड सेशन में आपका स्वागत है। 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इस दौरान आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश में कहां सरकार ने दी वनवासियों को बड़ी सौगात। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि कहां एक गलती बन बैठी परेशानी का सबब। लेकिन कुछ और भी खबरें होंगी, तो देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। वनवासियों की बल्ले बल्ले, रायपुर में लॉकडाउन रिटर्न्स, सड़क पर किसान, पाठशाला बनी मधुशाला, मैं नशे में हूं। तो मिड सेशन की बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं और यह खबर है मध्य प्रदेश की। राज्य के वनवासियों को शिवराज सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वनाधिकार उत्सव कार्यक्रम में हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टों का वितरण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो सबसे पीछे सबसे गरीब है, वो मेरे लिए सबसे पहले। भगवान ने धरती, हवा, पानी सबके लिए बनाया है, इसलिए इस पर सबका हक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कई योजनाएं शुरू की है, गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाया, वनवासियों की बल्ले बल्ले नजर आने लगी है। लेकिन क्या उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी ने, जरा सुनिए। 22,000 से ज्यादा वनवासियों को आज उन्होंने कई सौगातें दी है। 47 जिलों के वनवासियों को वन अधिकार पत्र वितरित किए हैं और इसे देखकर तो यही कहा जाएगा कि वनवासियों की बल्ले बल्ले। क्या कहा शिवराज जी ने, सुनिए। अरे भगवान ये धरती सबके लिए बनाई है, कुछ लोगों के लिए बना के थोड़ी भेजी है। आप बताओ, भगवान ने धरती सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? जोर से बताओ, बनाई कि नहीं? हवा सबके लिए बनाई, पानी सबके लिए बनाया, जमीनें सबके लिए बनाई। लेकिन कुछ बुद्धिमान और कुछ ताकतवर लोग, उन्हें अपनी बुद्धि और अपनी ताकत के दम पे कब्जा कर लिया दुनिया के संसाधनों पे। और जो भोले भाले सीधे साधे लोग थे, वो वंचित रह गए, वो जंगल में रह गए। भाई सबके लिए भगवान ने बनाया, तो सबका सबका हक क्यों नहीं होना चाहिए? जो सबसे नीचे, सबसे पीछे, सबसे गरीब, उसके लिए सबसे पहले है। नहीं, काय के लिए सरकार? इसलिए हक है, हमारा अधिकार है। और ये मेरा संकल्प और प्रतिज्ञा है कि मैं दे के रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए। और इसलिए एक नहीं कई योजनाएं प्रारंभ की हमने। मुझे लगता था कि मेरे बेटा बेटी बच्चे, गरीब बेटा बेटी क्यों पढ़ने ना जाए? अकल की कमी तो है नहीं। 15 साल में गांव गांव में सड़कों का जाल बिछा। कोई से जिले में देख लो, अनूपपुर में देख लो, चाहे झाबुआ में देख लो, सीहोर में देख लो, चाहे मंडला में देख लो। आदिवासी क्षेत्रों में जाना दुर्गम था। मैंने तो छिंदवाड़ा के पातालकोट तक भी सड़क पहुंचा दी, पातालकोट तक। तो 14-15 साल पहले आदिवासी कल्याण का, विकास का बजट था केवल ट्राइबल डिपार्टमेंट का केवल 600 करोड़ रुपया। 7,384 करोड़ रुपया आदिवासी विभाग का बजट बढ़ा के दे दिया। 15 सालों में ट्राइबल हाई स्कूल दुगने से ज्यादा बढ़ा दिए, 112%। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 81%, खेल परिसर 85%, प्री मैट्रिक छात्रावास, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, आश्रम। और आज मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ाई में बच्चों की कोई कमी मामा नहीं रहने देगा। मेरे बच्चे अब कंप्यूटर पर भी खेले। खेलना चाहिए कि नहीं? बिना कंप्यूटर के आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कंप्यूटर सिखाने के भी कौशल विकास केंद्र हम खोल रहे हैं। चलिए, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि 22,000 किसानों को वनवासी वितरण का जो पट्टे हैं वो दिए हैं, साथ ही कार्ड वितरित किए हैं। और ये भी कहा कि हर क्षेत्र में सरकार ने बहुत आगे बढ़कर बजट का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि 7,000 करोड़ का बजट हमने आदिवासियों के लिए रख दिया। पहले वो बजट कितना रहा करता था, 600 करोड़ का। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में। शिवराज जी का यही कहना है कि वो गरीब
जो सबसे पीछे है उसको सबसे आगे लाना है। मेरे साथ दुष्यंत जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, उपचुनाव से पहले हम ये भी देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से तमाम तरह की सौगातें देने का सिलसिला जारी है। हर जगह वो खुद पहुंच रहे हैं, कई जगह वर्चुअल के जरिए सौगात दे रहे हैं, कई जगह एक्चुअल में मंच पर पहुंचकर सौगातें दे रहे हैं। ये जो बनवासी वितरण का आज जो कार्यक्रम हुआ, हितग्राहियों को जो वनाधिकार पट्टों का वितरण हुआ है, ये किस क्षेत्र के लोग हैं? क्या पूरे मध्य प्रदेश में इसका वितरण हुआ है और कैसा देखें इसको चुनाव से पहले? बिल्कुल, देखिए इसको चुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है और दूसरा, अगर इसको दूसरे बिंदु के हिसाब से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन सप्ताह सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, उसके तहत भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम है और लगभग 22 से 23 हजार जो वनवासी हैं उनको पट्टों का वितरण किया गया है। 2.5 से 3 एकड़ का पट्टा एक आदिवासी को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की सोच अच्छी है, नियत अच्छी है और लगातार कोशिश भी ये की जा रही है कि जो वनवासी 20 साल से लगातार खेती तो कर रहे थे, उनका कब्जा भी उस जमीन पे था, लेकिन उनका अधिकार उस पर नहीं था। जब भी चाहता वन विभाग उनसे वो जमीन छीन सकता था। तो कोशिश यही की गई है कि उनका रोजगार भी मिले, उनकी खेती बाड़ी भी अच्छे से हो और उनके जो जीवन यापन की व्यवस्था है वो सरकार सही तरीके से कर सके। और इसी सोच के चलते कहीं ना कहीं पट्टों का वितरण भी किया गया है। लगभग 47 जिलों में 22 से 23 हजार पट्टे जो हैं वो वितरित किए गए हैं। और अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो लगातार जनहित के कार्यों के लिए लगातार वो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। कई बार एक्चुअल तो कई बार वर्चुअल तरीके से लगातार वो लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। आज भी जब पट्टा वितरण हो रहा था उस दौरान धार से, अनूपपुर से और गुना जिले से उन्होंने जो आदिवासी हैं और जिनको पट्टा वितरित किया जाना था उनसे संवाद किया, उनकी हालात भी जाने और किस तरीके से वो अब इस पट्टे का उपयोग करेंगे वो भी उन्होंने पूछा। तो तमाम सारी बातें हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता इसी बात से झलकती है कि वो लगातार उन लोगों के बीच में पहुंचते हैं जो लोग कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो चुके हैं, जो परेशान हैं और कहीं ना कहीं अब सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। तो कोशिश भी उनकी यही है कि जो लोग परेशान हैं और जो पिछड़े हुए लोग हैं, अंतिम पंक्ति के जो लोग हैं उनको अब आगे लाया जाए ताकि उन लोगों का भी जीवन यापन जो है सही तरीके से किया जा सके। और इसी को लेकर इस तरीके के कार्यक्रम जो है एक के बाद एक लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो जमीन अब उन आदिवासियों को आज दे दिया, हितग्राहियों को पट्टे वितरित कर दिए गए, तो वो जमीन अब उनकी हो गई? बिल्कुल, उनको मालिकाना हक दिया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और अब 22,000 अगर पट्टे की बात की जाए तो 22,000 पट्टे जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वितरित किए हैं अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि आदिवासियों का जीवन यापन जरूर सुधरेगा, जीवन का स्तर भी सुधरेगा। और लगातार जिस तरीके से वो मार झेलते आए हैं अंतिम पंक्ति में होने के साथ साथ, तो अब वो मार से भी दूर रहेंगे और जिस तरीके से जो उनकी जीवन स्तर है उसमें भी सुधार आएगा। अपने बच्चों को वो पढ़ा लिखा सकेंगे और जिस तरीके से नए युग के साथ भी वो जुड़ सकेंगे खेतीबाड़ी के साथ साथ। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे और ये खबर है शाजापुर। शाजापुर में बीमा राशि की सूची में नाम नहीं आने से नाराज किसानों ने NH 52 पर चक्का जाम कर दिया। मक्सी और गडरोली की बड़ी संख्या में किसानों ने आगर मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमकर हंगामा मचाया। इससे हाईवे के दोनों तरफ लंबी कतारें लग गई। सड़क पर किसान शाजापुर NH 52 पर बैठे हुए थे। ये तस्वीरें आप देखिएगा, थोड़ी देर पहले की है जब काफी हंगामा उन्होंने किया। हालांकि अभी खबर आ रही है कि उनको समझाइश दे दी गई है और चक्का जाम जो लगा हुआ था उस जाम को हटा दिया गया। पर जिस तरह की ये दिखाई दे रहा है तो इससे जाहिर है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा। सरकार की मंशा साफ है, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हर किसान को उसका लाभ मिले। बीमा की जो राशि का वितरण है कल भी 18 तारीख को वितरित किया गया, लेकिन कई दफा ये देखने में आता है कि जो संबंधित अधिकारी होते हैं, जो संबंधित महकमा होता है, वो शायद इस तरफ कहीं कुछ गड़बड़ कर बैठता है। और उसी का खामियाजा ये है कि आज किसानों को, 2 गांव के किसानों को उनके नाम नहीं होने से सड़क पर बैठना पड़ा। लेकिन क्यों बैठना पड़ा, क्या है? संदीप जुड़ रहा है मेरे साथ इस वक्त। संदीप, किसानों की समस्या को लेकर कोई भी सरकार रही हो, काम अपने तरीके से करती है। कांग्रेस ने कहा था कर्ज माफ करेंगे। शिवराज जी बीते 3-4 दिनों से, बल्कि हफ्ते भर से हम देख रहे हैं जब से वो सरकार में आए, किसानों के हित के कई काम कर रहे हैं और बीमा की राशि भी हर खाते में पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया, पहुंच भी रही। पर कई दफा ऐसी खबरें भी आ जाती है जब मुश्किल में डालते हैं किसान, मुश्किल में डालते हैं उनके अफसर जो सरकार में काम करते हैं।
जी बिल्कुल, जब शासकीय मशीनरी जब ठीक तरीके से काम नहीं करती तभी इस तरह से स्थितियां निर्मित होती है। कल ही अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करीब प्रदेश के 22 लाख किसानों के खाते में 4,688 करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि डाली है। इसके बावजूद भी जब दो गांव के किसान कहीं न कहीं इसे योजना से वंचित रह गए तो वो कहीं न कहीं यहाँ पर प्रशासनिक अमले पर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जब प्रदेश के सभी किसानों को इसका लाभ मिल रहा है, सरकार की यहाँ पर मंशा ठीक है, क्योंकि सरकार जब अपनी ओर से कोशिश कर रही है तो सरकार यहाँ पर यह तो नहीं चाहेगी कि दो गांव के किसानों को छोड़ दिया जाए, उपेक्षित कर दिया जाए। तो जिस तरह से यहाँ पर यह पूरा मामला सामने आया है तो इस बात में कोई शक नहीं है कि यहाँ प्रशासनिक अमले की बड़ी चूक है, जो कि कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पर खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जैसे ही मामले की जानकारी सरकार के पास पहुंचेगी और जैसे कि अब हम इस पूरी खबर को प्रमुखता के साथ दिखा रहे हैं तो इस बात में कोई शक नहीं है कि सरकार इस पूरे मामले को प्रमुखता से लेगी और इस मामले में कार्रवाई भी जरूर होगी। जी लेकिन संदीप, जैसा आप कह रहे हैं कार्रवाई भी होगी, और हालांकि पट्टा वितरण से लेकर तमाम तरह की जो सौगातें हैं सरकार की तरफ से दी जा रही है और किसानों के हित में तो लगातार शिवराज आगे बढ़ भी रहे हैं। बीमा की राशि, जब हम खुद अभी कई गांव में गए लोगों से बात की तो उन्होंने कहा बीमा की राशि हमारे अकाउंट में पहुंच गई, लेकिन कर्ज माफी की जब बात होती है तो कई किसान ऐसे जिनका कर्ज आज तक माफ नहीं हुआ और शायद उसका खामियाजा भी कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। पर सवाल यही है कि ये जो लापरवाही दिखाई दे रही है, अब क्या स्थिति है वहां पर? क्या जो चक्का जाम किया था वो खुल गया? बिल्कुल, चक्का जाम किया गया था, जिसको फिर स्थानीय अधिकारियों ने आकर के चक्का जाम खुलवा दिया है। लंबी जद्दोजहद के बाद काफी देर तक समझाइश दी गई, उसके बाद चक्का जाम खुला। हालांकि किसानों की लगातार मांग यही रही कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, जब तक उनके खाते में प्रीमियम की राशि नहीं आ जाती, तब तक वो नहीं उठेंगे। लेकिन मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें समझाइश दी और उन्हें आश्वासन दिया गया कि आपकी जो राशि है जो सरकार द्वारा दी जा रही है आपको, तो वो आपके खाते में पहुंचेगी और आप इस पूरे मामले में कहीं न कहीं निश्चिंत रहें, इसमें आपको कहीं से भी उपेक्षित नहीं किया जाएगा। जिसके बाद समझाइश के बाद यहाँ पर किसान उठ गए हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि अब फिर इन दो गांव को जिस तरह से कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक के कारण ये रह गए हैं, तो आखिर कब तक उनको ये इसका लाभ मिलेगा? क्योंकि सरकार की योजना यहाँ पर स्पष्ट है, सरकार लोगों किसानों को फायदा देना चाहती है। बस यही है कि समय रहते इन किसानों को लाभ मिल जाए, उनके जो हक का पैसा है वो उनको मिल जाए। धन्यवाद संदीप, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन उनके हक का पैसा किसानों को मिल जाए, ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि किसान बहुत परेशान है। आप जब खेतों में जाकर देखेंगे तो सोयाबीन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। जहां धान की खेती लगी थी वो धान सूख गई है, क्योंकि इतनी बारिश हुई है, कई जगह बाढ़ का पानी भरा है, तो किसान बिल्कुल हलाकान है, परेशान है। और इसीलिए सरकार ने बीमा की राशि दी है। लेकिन जो बीमा की राशि दी है वो 2019 की दी है, 20 का अभी आकलन चल रहा है। हर खेत में अफसर पहुंच रहे हैं, जो जिम्मेदार कर्मचारी है वो पहुंच रहे हैं कृषि विभाग के, और सरकार की मंशा यही है कि जो लोग इससे परेशान हैं उनको उसका लाभ मिल जाए। पर यही है, कई दफा ऐसी दिक्कतें पैदा करती है जब सरकार तो चाहती है लेकिन जो उनके नुमाइंदे हैं वो पलीता लगा देते हैं। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। अब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की तरफ हम चलते हैं। राजधानी रायपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। 21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितंबर तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। लॉकडाउन की तैयारी को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों की बैठक की गई और यह फैसला लिया गया कि इस बार के लॉकडाउन में ज्यादा सख्ती रहेगी। सब्जी की दुकान नहीं खुलेगी, दूध के लिए सुबह 1.5 घंटे और शाम को 1.5 घंटे की छूट रहेगी। गौरतलब है कि बालोद जिला प्रशासन ने 22 से 30 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। बेमेतरा में भी इसी तरह की खबरें हैं। 13 सितंबर से 20 सितंबर तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। मुंगेली जिले की बात करें तो नगरीय निकाय क्षेत्रों में एक हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन किया गया। 17 से 23 सितंबर तक लॉकडाउन लगाया गया है। इसके अलावा दुर्ग राजनांदगांव में भी लॉकडाउन किया गया है। संख्या रायपुर में लॉकडाउन रिटर्न फिर दिखाई दे रहा है और इसीलिए लॉकडाउन रिटर्न्स की तैयारी है कि 21 से 28 सितंबर तक लॉकडाउन कर दिया जाए। सुनिए क्या कहा। लॉकडाउन लगाना कोई खराब बात नहीं है, और अगर आवश्यक है और जितने ज्यादा आंकड़े बढ़ रहे हैं, रायपुर में जितने ज्यादा आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए और एक्सपर्ट से राय लेना चाहिए कि लॉकडाउन से अगर हम आंकड़ों को कम कर सकते हैं, अगर लॉकडाउन से हम संक्रमण को बढ़ने से रोक सकते हैं, तो लॉकडाउन लगाने में कोई हर्ज नहीं है। और मैं तो रायपुर के जो व्यापारी संगठन हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनसे आग्रह करूंगा
कि अगर सरकार इस काम को नहीं करती है तो उनको भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में सीमित लॉकडाउन हम कैसे लगा सकते हैं, उसके बारे में विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार की एडवाइजरी आना लगभग अब बंद सा हो गया है। राज्यों के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है। अब लॉकडाउन का ऐसा ही पूर्णता प्रतिबंध तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि एयर ट्रैफिक चालू है, रेलवे का काम चालू है। तो जिन इलाकों में बहुत संक्रमण पाए जाते हैं उन इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित करके पूर्णतः बंद कर दिया जाता है। बात ये हो रही है कि जहां संक्रमण व्यापक पैमाने पर फैला हुआ है वहां रोकने के लिए आखिर प्रशासन को कोई तो कार्रवाई करना चाहिए। आने वाले समय में हम लोग ये मान के चलते हैं कि नियंत्रण कर पाने में हम लोग सफल हो पाएंगे। और रायपुर में जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि निश्चित रूप से कोरोना की इस जंग में हम आप सब मिल के, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मिल करके इस लड़ाई में सफल होंगे। ये तो सरकार का सरकार ये कह रही है कि लॉकडाउन लगाकर हम सफल हो जाएंगे, क्योंकि कोरोना का संकट लगातार बढ़ रहा है। चलिए हिमांशु से जुड़ते हैं, हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है रायपुर से। हिमांशु, क्या कहेंगे, अभी क्या देख रहे हैं कोरोना की स्थिति, और अब क्या माना जाए कि लॉकडाउन जिस तरह से सरकार ने लगाने की बात कही है, लॉकडाउन रिटर्न्स, तो इसका लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल सर, जिस प्रकार से राजधानी पूरे प्रदेश की बात की जाए तो लगातार जो है 3 से 4 दिन के आंकड़ों की बात की जाए तो 3000 से बढ़कर अब रोजाना आंकड़े जो है 4000 के करीब पहुंचने जा रहा था। वही बात की जाए राजधानी रायपुर की तो राजधानी में अभी लगातार एक हफ्ते से देखा जा रहा है 600 के पार लगभग 1000, और कल की बात की जाए तो कल 1100 प्लस जो है मरीज यहाँ पे मिले थे। कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में राजधानी की हालात बेहद खराब है। कहीं ना कहीं यहाँ पूरे जो आम जनता की भी लापरवाही यहाँ पे देखने को मिली। जैसे बात की जाए सुबह सब्जी की दुकानों को खोलने की छूट मिला था, लेकिन जो दिन भर का जो भीड़ है, दिन भर का जो लोगों की आवाजाही है, वो सिर्फ सुबह के दौर पे ही देखा जा सकता था। तो कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन के जो खोलने के बाद जो नियम जारी किया गया था, लेकिन कहीं भी यह नियम जो है सार्थक रूप से लागू नहीं हो रहा था। तो इसी वजह है कि जो राजधानी में लगातार संक्रमण बढ़ते जा रहा था, जिसके बाद अब जो है लॉकडाउन रिटर्न आने के बाद यह काफी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इस बार के लॉकडाउन काफी सख्त माना जा रहा है। इस बार के लॉकडाउन में जो कि सबसे ज्यादा भीड़ वाली जो क्षेत्र है शराब की दुकान, वहां अत्यधिक भीड़, रोजाना 1000 से 2000 शराब दुकानों में भीड़ देखने को मिलती थी, सब्जी के बाजारों में भीड़ देखने को मिलती थी, जो कि इस बार के लॉकडाउन में दोनों को पूर्णतः बंद रखा गया है। तो इससे साफ तौर पर उम्मीद लगाया जा सकता है कि संक्रमण का फैलाव है वो कम होगा, और एक हफ्ते जो है पूरे लॉकडाउन जो रखा गया है, जिसमें अति आवश्यक जो संस्थानें हैं वही खुले रहेंगे, जिसमें मेडिकल है, हॉस्पिटल, मेडिकल, और जो जी बिजली के जो सामान है, इससे मतलब जो बिजली संबंधी और फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन, शासकीय संपत्ति, ये सब तमाम जो अति आवश्यक है उन्हें ही खोला जाएगा। बाकी शासकीय, अर्धशासकीय, निजी सभी जो संस्थान है वो पूर्णतः बंद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूर्ण लॉकडाउन माना जा सकता है। इस बार की जो लॉकडाउन है वो सिर्फ नगरीय निकाय क्षेत्र ही नहीं, पूरे रायपुर जिला में जितने भी कस्बे से ग्राम, नगर निगम जो भी क्षेत्र आते हैं वो इस बार के लॉकडाउन में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लॉकडाउन से कहीं ना कहीं जो संक्रमण का फैलाव है वो कम हो सकता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा हिमांशु, और हमें लग रहा है कि इसका असर भी दिखाई देगा। बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और लॉकडाउन रिटर्न्स की तैयारी है सरकार की, जैसा कह रहे हैं हिमांशु, और इससे फायदा भी मिलेगा। लेकिन हम तमाम सारे लोगों से आग्रह करेंगे कि लॉकडाउन भले लग जाए पर आप घर से मत निकलिए। कई दफा लॉकडाउन में भी लोग घरों से निकलते हैं। हम आपसे ये भी कहेंगे कि लगातार मास्क का इस्तेमाल कीजिए, मास्क के साथ सैनिटाइज का इस्तेमाल कीजिए। आपकी छोटी सी लापरवाही और भी लोगों को जद में ले लेगी, क्योंकि संख्या रायपुर में लगातार बढ़ रही, छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है। तो सरकार अपने तरह से प्रयास कर सकती है, लेकिन हम सबको भी सहयोग की जरूरत है। आप सहयोग कीजिए। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। जबलपुर में देशी शराब बनाने वाले अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है, इसकी वानगी तब देखने को मिली जब इन आरोपियों ने शिक्षा के मंदिर को ही शराब का अड्डा बना लिया। दरअसल आबकारी पुलिस ने घमापुर स्थित कुछ मुंदिया मोहल्ले में कच्ची शराब बनाने की सूचना पर दबिश दी थी। इस दौरान आबकारी विभाग ने कोरोना के कारण बंद पड़े शासकीय स्कूल की तलाशी ली तो आबकारी टीम के होश उड़ गए। स्कूल में करीब 5000 लीटर महुआ लाहन रखा हुआ था। दरअसल महुआ लाहन उसको कहा जाता है जिससे कच्ची शराब बनती है, और जैसे ही आबकारी विभाग ने महुआ लाहन जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दिया, वहीं अज्ञात लोगों के ऊपर आबकारी एक्ट अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज आरोपियों को किया गया है, और साथ ही तलाश भी शुरू की गई। कुछ आरोपी उसमें फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन पाठशाला बनी मधुशाला। ये देखिएगा, ये तस्वीरें
सूचना प्राप्त हुई थी कि कुजबंदिया मोहल्ले घमापुर में भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बनाया जा रहा है। सूचना पर जो है तो टीम गठित करके सुबह सुबह आज यहाँ दबिश दी गई। घरों की तलाशी लेने पर ज़्यादा महुआ लाहन एवं दारू बरामद नहीं किया गया है। तो आसपास हम लोगों ने जो है तो सरकारी बिल्डिंगों में तलाशी की। प्राथमिक शाला में भारी मात्रा में कम से कम 200 डिब्बे महुआ के लाहन, जो कम से कम 5000 किलो महुआ लाहन है, जिसको जो है तो बरामद किया गया है। और ये सब कुजबंदिया मोहल्ले के लोग जो है तो नए तरकीब जो है तो उन्होंने बंद स्कूल का फायदा उठाया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसमें आरोपियों की तलाश आबकारी विभाग कर रहा है, उनको पता नहीं है, लेकिन ये नहीं पता आबकारी विभाग को कि किसने सूचना दे दी तो आरोपी वहां से भाग निकले, क्योंकि अपने अंदर ही विभीषण भी होते हैं, ये पता है आबकारी विभाग को। कई पुलिस और आबकारी विभाग में तो ये देखा ही जाता है। मेरे साथ इस वक्त शरीफ जोड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, किस तरह का मामला है? और बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां पाठशाला चलनी चाहिए, कोरोना के संकट में पाठशाला तो बंद है, लेकिन उसको मधुशाला बना दी गई। बिल्कुल मनोज जी, मैं आपको बता दूं, आज जिस तरीके से आबकारी विभाग ने गोहलपुर अपने कुजबंदिया मोहल्ले में जो कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कुजबंदिया मोहल्ले में लगातार काफी समय से एक शिकायत की जाती है, यहाँ पर अवैध तरीके से जो है देसी शराब बनाई जाती है। कई बार आबकारी विभाग वहाँ जाता है, कार्रवाई करता है, लेकिन फिर भी आरोपी इतने हौसले बुलंद होते हैं कि वहाँ पर फिर गिरफ्तारी के बाद फिर से शराब का तस्करी चालू कर दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब आज आबकारी को शिकायत मिली, वहाँ एक बड़े पैमाने में देसी शराब बनाई जा रही है। जब आबकारी वहाँ पहुँचता है तो घरों में तो शराब नहीं मिलती है, लेकिन जब घरों से लगे जो कुछ सरकारी घर थे, जो सरकारी बिल्डिंगें थी, वहाँ पर जब तलाश की गई तो शासकीय जो शाला है वहाँ पर, जो काफी समय से जो है घमापुर में है, वहाँ पर शासकीय शाला जब खोला गया तो देखा गया कि अंदर ड्रमों में भरे देसी शराब वहाँ पर मौजूद थी। और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि आखिर जो है आरोपी यहाँ पर आए कैसे। जब हमने इस चीज की पूरी बात करी आबकारी विभाग के अधिकारी से, उन्होंने कहा कि जो स्कूल है पूरा एक बस्ती के बीचों बीच स्कूल ही बना हुआ है, जो घरों के बीच से लगा हुआ है। कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आरोपी हैं ये स्कूल घरों की छत से जाकर और स्कूल की छत में जाकर जो सीढ़ियों से जाके नीचे वहाँ पर स्टॉक किया करते थे, और वहीं से ये जो है मतलब शराब की तस्करी की जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात की जाती जब लगातार जब इनको शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ पर शराब की बेची जा रही, तो इन्हें पहले से क्यों वहाँ पर तलाश क्यों नहीं की गई। अचानक ये वहाँ पहुँचते हैं, उससे में वहाँ से आरोपी फरार भी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी एक सवालिया निशाना खड़ा होता है। सही कह रहे हैं, आबकारी विभाग पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये जो लोग इस मोहल्ले में, बहुत धन्यवाद, इस मोहल्ले में जो लोग रहते हैं वो जब वहां अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाते होंगे तो क्या यही करेंगे कि बच्चों की जगह वहां पर मधुशाला खुलवा दें? क्योंकि स्कूल अभी कोरोना के संकट के कारण बंद है, बच्चे घर में मजे मार रहे हैं और उनके परिजन शराब बना रहे हैं। दुर्भाग्य। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। वनों की रखवाली करने वालों के लिए वन रक्षक से लेकर आगे जिस तरह की चीजें समझ आ रही है, उसमें डिप्टी रेंजर को तैनात किया गया है और इन पर सरकार मोटी रकम खर्च कर रही है। लेकिन यह जंगल की सुरक्षा करने की बजाय अपनी मौज मस्ती में अक्सर देखे जाते हैं। जी हां, बालाघाट के लाल बर्रा के कंजई में पदस्थ डिप्टी रेंजर दीपचंद वासुदेव का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो डिप्टी रेंजर लोगों को गालियां देते नजर आ रहा है। इससे अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि जंगल के रखवाले ऐसा मंगल अपना खुद का करने लगेंगे, बेपरवाह नशे में नजर आए, तो हरे भरे पर्यावरण का कैसे बचेगा, पेड़ कैसे बचेंगे। इनकी जिम्मेदारी है कि पेड़ों को बचाए, लेकिन यहां तो शराब के नशे में धुत है साहब। देखिए वीडियो, ये तस्वीर है जो दिखाई दे रही है, ये देखिए। एक गाना सुना होगा आपने, मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूं, मैं नशे में हूं, काट ले जाओ जंगल। ये है अधिकारी वन विभाग के। साहब को होश नहीं है, इनकी जिम्मेदारी कुछ और है, लेकिन यहां अपनी दूसरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती है। कई दफा जब लोग जहां तैनात होते हैं वन विभाग के, वो ऐसे नज़ारे प्रस्तुत करते रहते हैं। और इसीलिए तो जंगल कट रहा। हम जंगल के क्षेत्रफल को देखें तो क्या था और क्या रह गया। इसी तरह हम मिड सेशन में 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होते हैं, आपको दिखाते हैं। कुछ दिलचस्प खबरें भी होती है और कुछ ऐसी खबरें भी होती है जो बताती है कि इन वर्दी वालों का क्या किया जाए। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन इजाजत से पहले ये तस्वीरें देखिएगा। वो लड़ भी लिए, वहां पे पुलिस वाले भी पहुंच गए, तो 2 खाकी वर्दी आमने सामने आ गई। एक तरफ डिप्टी रेंजर साहब जो शराब के नशे में मस्त हैं, और दूसरी तरफ पुलिस वाले जो उनको समझाइश दे रहे थे। ये देखिएगा आप,
एक दूसरे के आमने सामने खाकी आ गए। तो मिड सेशन में इसी तरह 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे मिलते हैं, जैसा हम आपसे जिक्र कर रहे थे। लेकिन कोई ऐसी खबरें भी होती है जो बताती है कि जिनका काम जंगल की रक्षा करना है वो खुद अपने मंगल में लगे रहते हैं। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।